अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ एवं शारीरिक गतिविधियाँ का प्रयोग करती है, क्योंकि यह, ठीक है, जो मोहिनी है वो एक टीचर है, ठीक है, और कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य और दृश्य, श्रव्य मतलब जिससे सुनी जाती है, जिससे सुना जाता है मतलब जिससे आवाज़ आती है, और दृश्य मतलब देखने योग्य सामग्रियाँ एवं शारीरिक गतिविधियाँ का प्रयोग करती है, क्योंकि यह, तो पहला ऑप्शन होगा शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। सेकंड है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। थर्ड है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। यार तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अगर हम ये बोलना चाहें यार कि जो मोहिनी है उसने अगर ये प्रयोग करा है तो इससे होगा क्या कि पढ़ाते समय अगर श्रव्य और दृश्य सामग्रियाँ यूज़ करी तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली इंद्रियाँ अधिकतम यूज़ होगी, और जिससे अधिगम में वृद्धि होगी, मतलब सीखने के गुणों में वृद्धि होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड देखते हैं कि बालकों को निरीक्षण, ठीक है, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चों को निरीक्षण और परीक्षण के अवसर प्रदान कर, ठीक है, निरीक्षण भी करवाना और परीक्षण भी करवाना, इनके अवसर देना है, कर अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकते हैं, तो कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ और टेलीविज़न। तो निरीक्षण और परीक्षण दोनों चीज़ें कराना है, तो हम इनमें से ऐसा क्या दे, क्या इंस्ट्रूमेंट दे बच्चों को, या ऐसी इन चारों ऑप्शन में से क्या दे जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो यार ऑप्शन नंबर इसका होगा थर्ड राइट आंसर। ठीक है, वास्तविक पदार्थ। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वास्तविक पदार्थ बालकों को निरीक्षण व परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किस शिक्षित, ठीक है, किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी तकनीक है इन चारों में से, जैसे हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली विश्लेषण और उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन सी शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, सॉफ्टवेयर उपागम। ठीक है, सॉफ्टवेयर उपागम शैक्षणिक तकनीक को व्यवहार तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक का संबंध उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप, विश्लेषण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियाँ एवं प्रविधियाँ, अनुदेशन प्रणाली में पुनर्बलन एवं मूल्यांकन से होता है। तो यार याद रखिए कि व्यवहारिक तकनीक का कहा जाता है किसे, तो सॉफ्टवेयर उपागम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं, तो पहला ऑप्शन है शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, दूसरा है प्रभावी शिक्षण हेतु, और थर्ड है छात्रों के मनोरंजन हेतु, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, प्रभावी शिक्षण हेतु। ठीक है, अगर हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, शिक्षण संसाधन के अंतर्गत श्रव्य सामग्रियाँ जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, ऐसी दृश्य सामग्रियाँ के अंतर्गत मानचित्र, चार्ट, श्यामपट्ट आदि चीज़ें आती है। ठीक है, और श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री की बात करें तो सिनेमा, वृत्तचित्र और दूरदर्शन आदि चीज़ें आएगी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं, तो प्रभावी शिक्षण हेतु ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राथमिक कक्षा के, ठीक है, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। मतलब प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में विद्यार्थी, ठीक है, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में विद्यार्थियों की जिज्ञासा अगर उत्पन्न करना है तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। तो पहला है अवसर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, सेकंड है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, और थर्ड है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, और फोर्थ होगा अधिक हस्तपरक अनुदान प्रदान
अनुभव प्रदान करना। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा राइट आंसर कि यदि विद्यार्थियों में जिज्ञासा और जागृत उत्पन्न करना है तो सबसे प्रभावी तरीका होगा कि गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न उनसे पूछे जाएं, तो वो जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर है खाद्य पदार्थ और इधर है भोजन पकाने के तरीके। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है उन्हें किस प्रकार से पकाया जाता है। तो आलू को क्या किया जाता है, तो भूना जाता है, बिल्कुल सही है। पापड़ को सेका जाता है, ये भी सही है। चावल को उबाला जाता है, ये भी सही है। और चना को भूनकर खाया जाता है, ये भी सही है। मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा होगा। तो देखो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है आंवला, पापड़ और गुड़, मतलब लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आंवला, पापड़ और गुड़। दूसरा है आंवला, पालक और आलू। थर्ड है आंवला, आलू और टमाटर। और फोर्थ है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि आंवला, पालक और गुड़। जो पालक और गुड़ है इसमें मैक्सिमम मात्रा में आयरन पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर कि आंवला, पापड़ और गुड़ ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें लोहे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ठीक है, जो विटामिन है वो ऐसे पदार्थ है जो, पहला ऑप्शन है हीनताजन्य रोग से बचने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। सेकंड है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाइयाँ के रूप में लिए जाते हैं। और फोर्थ है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यार विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर, हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक अवस्था, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को कहा जाता है। ठीक है, मतलब जल से पहले बर्फ बन जाना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल से फिर वाष्प बनना, वाष्प से फिर जल बनना, यही क्रिया अगर रेगुलर चलते रहती है तो इस प्रक्रम को क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा है जल चक्र, थर्ड है वाष्प उत्सर्जन और फोर्थ है संघनन। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, जल चक्र कहेंगे क्योंकि जल का पुनर्चक्रण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है। ठीक है, जो जल चक्र है वो अनवरत चलने का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा का जल को ताप ऊष्मीय करना, मतलब जो सूर्य की ऊष्मा आती है उससे जल को ऊष्मित कर देना, मतलब ताप दे देना। सेकंड ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा का जल को अवशोषित करना, मतलब सूर्य की ऊष्मा को जल क्या कर लेता है, अवशोषित करना, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना। तो यार ये तीनों ही ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करता है कौन, जल। सेकंड है सूर्य की ऊष्मा पाकर वाष्पित हो जाता है, ये भी सही है। और जल वाष्प वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी होगा राइट आंसर, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पारे मतलब Hg, मरकरी जिसे बोलते हैं, युक्त मछलियाँ को खाने से कौन सा रोग हो जाता है। सिंपल सी बात है कि Hg की अधिकता जब हो जाती है, मरकरी की अधिकता हमारे शरीर में, तो कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, दूसरा है मिनी माता, और थर्ड है ब्राइट का रोग, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर इसका, मिनी माता होता है मरकरी की अधिकता से। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मरकरी युक्त मछली खाने से मिनी माता नामक रोग होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण जो होते हैं मंदता, चलने में कठिनाई, संवेदी विकार तथा कम दृष्टि के साथ समन्वयन विकास आदि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्य है। ठीक है, पर एसिटिल नाइट्रेट मुख्य है, मतलब इसको हम बोलते हैं PAN के नाम से जानते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा अगर साइंस होगा आपका तो। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्य है। ठीक है, PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये स्थल प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, थर्ड है वायु प्रदूषण और फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर
कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का मुख्य है, तो ये वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि ताजमहल किसके प्रभाव से खतरा बन रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन के, ब्रोमीन के, सल्फर डाइऑक्साइड के या कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इसका, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रभाव से यह खतरा बन रहा है। किसके लिए? ताजमहल के लिए। कौन? SO2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है भारत में जो कि सबसे अधिक प्रभावित करता है किसको? तो कृषि को। तो तापमान, आर्द्रता, थर्ड ऑप्शन है पवन, फोर्थ है वृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। जो वृष्टि है वो भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन? तो वो भी वृष्टि। ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। ठीक है, जो सिल्वीकल्चर है वह संबंधित है, तो पहला ऑप्शन होगा वन एवं अन्य उत्पाद से, सेकंड है शुल्क से, और थर्ड है फूल, और फोर्थ है उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर संबंधित होता है वन और अन्य उत्पाद। ठीक है, जो वनों से मिलने वाले अन्य उत्पाद से संबंधित होता है। कौन? तो सिल्वीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड का, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और फोर्थ होगा नाइट्रोजन का। तो यार पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, तो किसको? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ठीक है, जो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, सेकंड है अत्यधिक वर्षा, थर्ड है अम्ल वर्षा, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा राइट आंसर कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना मुख्य कारण होगा महासागरों में जल की वृद्धि होना। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। मतलब जो कृषि उपकरण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर, मोटर और भी ढेर सारे जो उपकरण यूज़ होते हैं कृषि में, वो किस प्रकार योगदान देते हैं। तो जुताई में, सेकंड है सिंचाई में, थर्ड है कटाई में, और यह सभी। तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि जो उपकरण है कृषि उपकरण वो जुताई में, सिंचाई में और कटाई में तीनों चीज़ों में यूज़ होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यह सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है नीला, थर्ड है हरा, और फोर्थ है लाल। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर काला। जो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है। ठीक है, जो सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है मंगल का अध्ययन, सेकंड है चंद्रमा का अध्ययन, थर्ड है सूर्य का अध्ययन, और फोर्थ है समुद्र का अध्ययन। तो जो सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है यह है चंद्रमा के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सेतु बंधासन के लाभ होते हैं। ठीक है, जो सेतु बंधासन के लाभ होते हैं, तो पहला ऑप्शन है अवसाद से मुक्ति, सेकंड है कमर की मांसपेशियों में, और थर्ड है उदर अंगों में, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि उपरोक्त सभी। ठीक है, सेतु बंध शब्द का अर्थ है सेतु निर्माण से है, इस आसन से। ठीक है, जो सेतुबंध आसन मतलब ये एक योग का आसन है। ठीक है, इस आसन से शरीर की आकृति एक सेतु जैसी बनती है। इसे कटु स्पादासन भी कहा जाता है। ठीक है, कटु स्पाद आसन भी कहा जाता है। इस आसन की प्रमुख लाभ अवसाद, ठीक है, अवसाद से मुक्ति, कमर की मांसपेशियों में ऐंठन से मुक्ति तथा उदर रोगों से मुक्ति आदि संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि उदर और आंतों से वायु को बाहर निकालने में उपयोगी है। ठीक है, अगर उदर और आंत से अगर वायु को बाहर निकालना है तो ये भी योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है धनुरासन, धनु आसन होगा वैसे ये धनुरासन, सेकंड है पवन मुक्तासन, और थर्ड है वज्रासन, और
फोर्थ है ताड़ासन। ठीक है, तो जो उदर और आंत से वायु को बाहर निकालने के लिए मुख्यतः यूज होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, पवन मुक्त आसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध जो खेतड़ी की खान है वह किस राज्य में है यार। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है झारखंड और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो खेतड़ी की खदान है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर है। काई के लिए है तो तांबे के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जो मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है मनुष्य को, तो पहला ऑप्शन है विश्राम के लिए, सेकंड है रोजगार के लिए, थर्ड है शांति के लिए, फोर्थ है सामाजिक दिखावे के लिए। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, विश्राम के लिए मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि पुस्तकों का अध्ययन निम्न में से किसमें सहायक है। ठीक है, जो पुस्तकों का अध्ययन है निम्न में से किसमें सहायक है, तो पहला है मनोरंजन के लिए, सेकंड है चिंतन में वृद्धि के लिए और भावों में वृद्धि के लिए, थर्ड और फोर्थ यह सभी। तो आप जानते हैं पुस्तक मनोरंजन में, चिंतन में और भाव में वृद्धि तीनों के लिए सहायक, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि डिम्पल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करती है। मतलब डिम्पल एक टीचर है, वो जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ा रही कक्षा 4th में, चौथी क्लास में, और विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करती है। यह विद्यार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाएगा, मतलब जो चिड़ियाघर में भ्रमण हो रहा है वह बच्चों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, और टीचर है कौन यहाँ डिम्पल। पहला ऑप्शन है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, और सेकंड ऑप्शन है कक्ष में अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, थर्ड ऑप्शन है जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में, और फोर्थ है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इनके लिए संवेदनशीलता विकसित करने में। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर कि अगर डिम्पल बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाते समय यदि चिड़ियाघर ले जाती है तो कक्ष में अधिगम की जो चीज़ें चल रही थी, मतलब जीव विज्ञान की जो चीज़ें पढ़ा रही थी उनको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ेगा ये भ्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं और प्रेक्षण लेते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उपकरण व्यवस्थित करते हैं बच्चे, निरीक्षण भी करते हैं और प्रेक्षण भी लेते हैं तथा विश्लेषण भी करते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सेकंड है अवलोकन विधि, थर्ड है प्रयोगशाला विधि और फोर्थ है प्रदर्शन विधि। तो यार इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। प्रयोगशाला विधि में बच्चा उपकरण भी व्यवस्थित करता है, निरीक्षण भी करता है, प्रेक्षण भी लेता है और विश्लेषण भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो प्रयोगशाला विधि है इसमें महत्व दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन होगा प्रयास एवं त्रुटि को, सेकंड है करके सीखने के सिद्धांत को, थर्ड है अनुभव को और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है किसमें, तो प्रयोगशाला विधि में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में जो निदानात्मक परीक्षण है, ठीक है, वो शिक्षक को क्या समझाने में सहायक करता है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सेकंड ऑप्शन है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है, थर्ड ऑप्शन है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है और फोर्थ है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो यार देखो निदानात्मक परीक्षण यूज होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना करना है और इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है किसका, तो निदानात्मक परीक्षण का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट है वह क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य दिया है
ठीक है, वो भी अच्छा, तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। और थर्ड ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो यार देखो, अच्छे दत्त कार्य के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, पहला होगा राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, पर उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है इसे, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि इस लेक्चर में कुछ सुधार होना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि सर लेवल बढ़ा दो, पर लेवल तो बढ़ा देंगे यार, उससे ये होगा कि कई स्टूडेंट इसमें डिमोटिवेट भी होने लगेंगे क्योंकि नंबर उसमें बहुत ज़्यादा कम आने लगेंगे। पर बात ऐसी कुछ है कि जिस प्रकार से पेपर हमारा आने वाला, अगर उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसका एक लाभ अलग ही प्रकार से हमें पेपर में ज़रूर मिलेगा। फिर भी अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिए, कोशिश करेंगे कि आने वाले लेक्चर में उनमें बदलाव ज़रूर लाया जाए, ठीक है। अभी थोड़ा एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन हुई है, तो उस आधार पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इन्वायरमेंट के चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट करें डालना। तो आप बता दीजिए, डालना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम स्टार्ट जरूर करेंगे, अदरवाइज इसी प्रकार से सीरीज़ चलते रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी है सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।